हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सनोज सिंह और हेल्थ मित्र के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस प्रोग्राम के हमारे मेहमान हैं श्री डिम्पल सिंह जी। हमारे इस प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है और मैं याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे पहले जो हमारा पहला एपिसोड था, जब हमने हेलो मित्र की शुरुआत की थी, तो उसके गेस्ट आप बने थे, तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका भी आभार प्रकट करना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आपने मुझे आज के इस कार्यक्रम में बुलाया और अपनी बात रखने के लिए, अपने विचार रखने के लिए जो आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरा सबसे पहला प्रश्न हो ये है कि आप सुबह टहलने जाते हैं, तो आप सुबह टहलने क्यों जाते हैं? सुबह टहलने सबसे पहले तो सुबह टहलने जाने का जो मुख्य कारण है कि फिट रहना। सुबह जिसको फिट रहना है उसको डॉक्टर्स भी कहते हैं कि उन्हें जो है सुबह डेली वर्कआउट करना चाहिए, चाहे किस तरीके से करें। मुझे वॉक करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं सुबह टहलने जाता हूँ। अच्छा, सुबह टहलने के दौरान ही शायद आपकी मुलाकात आपके पुराने साथी सतनाम सिंह जी से भी हो गई थी एक दो बार और आपने कुछ अनुमान भी लगाया था शायद उनके बारे में कि उनकी यात्रा कितने दिनों तक चलने वाली है। क्या अनुमान था आपका? उसकी दिनचर्या थोड़ी मुझे पता है कि लेट सोने की, उसकी अभी दिन भर उसको काम करना, शाम को तगादा करना है, तो बेचारा वो देर से घर जाता है। तो मतलब एविडेंट है कि रात को जो बंदा रात को 1 बजे सोएगा उसके लिए सुबह उठ के आ पाना प्रतिदिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर अगले दिन उसी रूटीन को फॉलो करना है। तो आपको पहले से ही पता था कि मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है? ऐसा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बंदे के अंदर परिवर्तन भी आता है। नहीं, क्या चीज़ें कहेंगे तो हो सकता है कि वो फिर से चलना शुरू कर दे। नहीं, मुझे मिला था, उसने कहा कि जल्दी आया करो, पर मेरा बिलीव ये है कि जल्दी जाओ या लेट जाओ डेली मतलब आपका रूटीन नहीं टूटना चाहिए। तो वो मुझे लग रहा था कि वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। इंग्लिश स्पीकिंग। जो अगला प्रश्न मेरा है वो ये है कि जीवन में कई सारे फेज होते हैं। एक स्टूडेंट के तौर पे घर वालों का भी प्रेशर होता है या हमारा भी मोटिव यही होता है कि हम अच्छा स्कोर करें और अच्छी जॉब मिले, ये प्रेशर होता है और यही हमारा केंद्र बिंदु होता है हमारे जीवन का। लेकिन इस बदलते दौर में भले ही आप यंग दिखें, लेकिन जिम्मेदारियां बदल जाती हैं और हम अपने दूसरे तरीके से अपने लाइफ को प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं। अभी यहाँ से आपको क्या बदलाव दिखता है और क्या कुछ अचीव करने का मन करता है यहाँ से आपका? देखिए, जिम्मेदारियों की बात है तो जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, आपको भी पता है कि आदमी के लाइफ में जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, क्योंकि जब तक आप स्टूडेंट होते हो आप पर कोई जिम्मेदारी का मतलब वो नहीं होता है। आप बिल्कुल मतलब बेफिक्र होते हो, दिन भर आप पढ़ रहे हो, आप पे 2 ही जिम्मेदारी, या तो पढ़ना या खेलना। पर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आप ग्रोन अप करते हो एज में, तो जिम्मेदारी आप पे बढ़ती जाती है। चाहे स्टडीज़ कोई ले लो, जब आप हायर क्लासेस में जाते हो तो आपको अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। आप उस टाइम पे अगर आप ज़्यादा मतलब अगर जिम्मेदारी नहीं होगी, आपको एहसास नहीं होगा जिम्मेदारी का, तो आप मतलब जीवन में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। और आपको भी पता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में स्टडीज़ जो है वो कितना वाइटल रोल प्ले करती हैं। तो जिम्मेदारियों का जो शुरुआत आपकी हायर स्टडी से शुरू जाती है, फिर आप आगे बढ़ते हो, आपकी शादी होती है, फिर जिम्मेदारी आप पर और बढ़ जाती है। एक के साथ 2 लोगों की जिम्मेदारी, बच्चे होते हैं, फिर एक एज के बाद अब आज की एज में क्या होता है कि माँ बाप भी आपके बुजुर्ग हो चुके होते हैं, तो आप पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। तो फिर इस एज में आकर ऑब्लिगेशंस बढ़ जाते हैं आपके, तो बट नेचुरल है कि आप अपने लिए जीना आप कम सोचते हो, मतलब कि अपने लिए कम सोचते हो, आप फैमिली के लिए ज़्यादा सोचते हो। तो यहाँ पहुँचने के बाद मेरे साथ भी वही है, मैं अपने परिवार और समाज के लिए ज़्यादा सोचता हूँ और इसलिए ही ज़्यादा तत्पर रहता हूँ कि मैं अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर पाऊँ, ताकि मतलब कल मैं रहूँ ना रहूँ, लोग मुझे याद करें कि नहीं ये बंदा इस दुनिया में आया तो कुछ दिन तो अच्छे कामों के लिए मेरे याद करें। जी, अगर जिम्मेदारियों की बात की जाए तो अभी आप स्वस्थ हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी 2-3 बातें हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं आपके लिए अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए और जिसके ऊपर आप खास ध्यान देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो स्वास्थ्य आपका ज़रूरी है कि मतलब आप स्वस्थ रहें तभी आप कुछ भी कर पाएंगे, चाहे आप समाज के लिए करना चाहें या परिवार के लिए। यदि आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला मेरा एम्फेसाइज, आजकल तो मैंने अपना काफ़ी कुछ रूटीन भी चेंज कर दिया है, इसीलिए कि मैं अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर हो गया हूँ। तो थोड़ा सा फिटनेस फ्रीक कह सकते हैं आप। मैंने काफ़ी चेंज किया है अपने लाइफस्टाइल को। तो मेरा डिनर भी 6:30 बजे शाम तक हो जाता है, 6:30 बजे बाद मैं कुछ नहीं खाता अब। सुबह वॉक मेरा मैंडेटरी है, थोड़ा बहुत वर्कआउट मैं ऐसे भी करता रहता हूँ। तो
सबसे पहले मैं इस समय अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहा हूँ, ताकि मैं स्वस्थ रहूँ, तभी मैं आगे कुछ कर पाऊँगा अपने परिवार के लिए या समाज के लिए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जैसे अगर आप थोड़े मोटे वोटे होने लगे, पेट बाहर निकलने लगा, तो अपने लाइफ पार्टनर से नहीं, भाभी जी से भी कुछ रिकमेंडेशन आता है कि आप थोड़ा वर्कआउट करना शुरू करिए। नहीं, तो जो आप सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं, वो डॉक्टर का प्रेशर ज़्यादा था या भाभी जी का प्रेशर ज़्यादा था? नहीं, ये एक्चुअली मैं प्रेफर करता हूँ। अगर मैं लिफ्ट से ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा मुझे फ्लोर पे नहीं, 2 3 4 फ्लोर पे जाना है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं चला जाऊँ स्टेयर से ही। मेरा खुद का मेरा जो 3rd फ्लोर पे है, तो मैं स्टेयर से ही प्रेफर करता हूँ। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ चलो इसी बहाने मेरा एक्सरसाइज, अगल बगल ज़्यादा, मतलब ज़्यादा कंफर्ट होना मैं अच्छा, मुझे पसंद नहीं है। मुझे अगल बगल मेरा कोई काम है, तो अगर धूप नहीं तो मैं पैदल ही चला जाता हूँ। मुगलसराय के राजनीतिक परिवेश पे आपका एक ओपिनियन होता है, आप मुद्दों पे अपनी राय रखते हैं। अभी मुगलसराय की वर्तमान राजनीतिक परिवेश को देख के आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, फिलहाल में क्या, मुगलसराय क्या, आजकल राजनीति जो है पूरी तरीके से चाटुकारिता हो गई है। जो जितना बड़ा चाटुकार, वो उतना सफल राजनीतिकार। आप भी समझते हैं इस बात को। और जिसको देखो लगा हुआ ऐसी चीज़ में, मतलब लोग ये सोचते हैं कि बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जनता की भी गलती नहीं है। लोग जो दिखता है वो बिकता है। जो ज़्यादा दिखावा करता है, जनता को लगता है कि नहीं ये बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, पर पर्दे के पीछे क्या कहानी है, उसको क्या ही कहा जाए। मतलब आज की डेट में अगर आप एक सफल अगर राजनीतिकार होना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा गुण आपके अंदर है, क्या बोले, कनिंगनेस, धूर्तता। अगर वो आपके अंदर है, तभी एक अच्छे राजनीतिक बन सकते हैं आप। अच्छा हुआ आपने हिंदी बोल दिया। हाँ, तो राजनीतिक अच्छा बनना है तो पहले तो आपके अंदर ये गुण होना जरूरी है। अब फिलहाल तो ये गुण ही है। आज से कुछ सालों पहले ये गुण माना जाता था, पर आज ये गुण हो गया है। सफल होने के लिए आपके अंदर ये गुण होना जरूरी है कि आप चाटुकार हों, और जो है कि अभी आपको मैंने बताया ना, वो कनिंग, धूर्त होना जरूरी है। तो ये सब चीज़ें आ गई हैं, पर मेरे हिसाब से सब चीज़ें सही नहीं है, समाज के लिए सही नहीं है। मतलब अगर आप सच में समाज का भला करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा ईमानदारी तो दिखानी ही पड़ेगी। कई बार ऐसा लोग अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो पैसे पे डिपेंड करता है, या अगर आपके जातिगत अगर वोट या सपोर्ट आपके पास ज़्यादा है तो आप राजनीति में सफल हो सकते हैं। लेकिन बीते दिनों में जिस तरह से लोगों ने वोट किया है और जो परिणाम आया है, उससे तो ये बात पूरी तरह से सही नहीं लगती, क्योंकि अभी जो चेयरमैन है उनको कोई जातिगत सपोर्ट नहीं। तो इसका मतलब है कि जिस जाति से आप आते हैं और आपके पास पैसा और प्रभाव दोनों है, फिर भी आप चुनाव जीत जाएंगे, ये संभव नहीं है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं और क्या आप इस बदलाव को देख रहे हैं? देखिए, 10 साल हो चुके थे सांसद का चुनाव हुआ है, तो आपको भी पता है कि पूर्व सांसद जी जो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे मतलब अपने क्षेत्र में, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। कब तक मोदी और योगी के नाम पर वो जीत पाते। तो उन्होंने मतलब पब्लिक में उनका जो डिसअपियरेंस था वो उनके अगेंस्ट है मेरे हिसाब से। अगर वो थोड़ा सा जनता के बीच में रहते, काम करना ना करना फिर भी एक अपनी जगह बात है, जनता के बीच में अगर वो रहते तो मुझे लगता है कि कुछ परिणाम ज़्यादा अच्छे आते हैं। क्या इस परिणाम से ये आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो नए व्यक्ति पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं, हमारे पिछले डिस्कशन में आपने भी ऐसी मंशा जताई थी कि अगर मुझे जिम्मेदारी मिलती है, कभी ऐसा मौका मिलता है तो बिल्कुल मैं आना चाहूँगा, तो क्या आपको लग रहा है कि जो परिणाम आ रहे हैं उसको देखते हुए लग रहा है कि नहीं, जो लोगों के वोट करने का तरीका है वो थोड़ा रेशनल हो रहा है, थोड़ा सोच के वोट कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है ऐसा। आजकल लोग वोट, जो लोगों का करने का तरीका है, वो ज़्यादातर लोग जाति देखते हैं, सामने वाले का प्रभाव देखते हैं, पार्टी देखते हैं, वो व्यक्तित्व नहीं देखते हैं कि जो चुनाव लड़ रहा है वो व्यक्तित्व कैसा है। अगर व्यक्तित्व पे अगर चुनाव होने लगे और वोट देने लगे लोग अंधों में, मुझे पता है कि सब अच्छे नहीं हो सकते हैं, पर उनमें से सबसे अच्छा है, जो सब बेकार है, सब बेकार में जो सबसे अच्छा है, मतलब अंधों में जो खाना रह जाए, अगर उसको भी चुनने का प्रयास किया जाए, चाहे वो किसी भी दल से आता हो, चाहे वो निर्दलीय क्यों ना हो, अगर हम लोग ये प्रयास करना शुरू कर दें तो कुछ सुधार संभव है। पर ऐसा नहीं है। हम लोगों ने, भैया जैसे मैं किसी पार्टी का फॉलोअर हूँ, तो अब उस पार्टी ने चाहे किसी गधे को भी क्यों ना टिकट दे दिया हो, तो नहीं भैया मेरी पार्टी ने इनको टिकट दिया तो मैं तो इन्हीं को वोट दूंगा। नहीं, अगर पार्टी आला कमान से कोई गलती हो गई है तो मेरा मानना है कि आप उसको सुधारिए। जनता का काम है कि सुधारे। अगर पार्टी आला कमान ने किसी गलत व्यक्ति को टिकट दे दिया तो आप उसको वोट मत दीजिए।
वो व्यक्ति हारना चाहिए चुनाव, ताकि पार्टी को भी समझ में आना चाहिए कि नहीं कि मैंने जो चयन किया था अपने प्रत्याशी का वो गलत था, और गलत प्रत्याशियों का चयन ही इस बार जो है भाजपा की सीटें इतनी कम आई हैं। एक आम नागरिक के तौर पे मुगलसराय की सड़कों पे आप चलते हैं, इसकी हर एक छोटी बड़ी समस्या से आप अवगत हैं। आप किन समस्याओं को बहुत गंभीरता से देखते हैं और आपको लगता है कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं कम से कम उसके ऊपर तत्काल काम होना चाहिए? देखिए, वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की, आप देख रहे हैं शहर में ट्रैफिक का हाल बुरा है। अब इसके पीछे जो भी जिम्मेदार लोग हैं, अब क्या कारण है कि अब जैसे देखिए, सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है जो नगर में जाम का, वो है आपका जो अघोषित जो आपका अवैध वाहन स्टैंड, जो काली मंदिर के ठीक सामने लगता है। आप देखते हैं कि आप वहाँ पे एक लाइन से 1 2 3 लाइन ऑटो वाले खड़े हो जाते हैं, पर उनको कोई भी मतलब उनको गाइड करने वाला नहीं है। वहाँ पुलिस वाले भी होते हैं, खड़े होते हैं, फिर भी वो उनको कुछ नहीं बोलते हैं। आप बिना हेलमेट के जाइए तो फोटो खींच लेंगे वो लोग, पर उनको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। अब इसके पीछे क्या कारण है तो उनको पता है, पर अब देखिए जो चीज़ें मतलब स्पष्ट है कि ये कारण है जाम का, उसके बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो अब उनके मौन होने का कारण तो उन्हीं को पता होगा। जी, एक बहुत गंभीर प्रश्न आपसे है कि मुगलसराय में बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, हर संस्था में एक बड़ी संख्या है, अच्छे लोग इन्वॉल्व हैं, उसके बावजूद भी अगर आप एक आम नागरिक होने के नाते अगर सड़कों पर निकलते हैं तो कहीं टूटी सड़क की समस्या है, कहीं नाली की समस्या है। आज ही मुझे 2 कॉल आए थे कि वार्ड नंबर 20 में कोई पानी की समस्या है, वहाँ पे पानी जाम है, निकल ही नहीं रहा है, और अभी बरसात आने वाली है, तो इस तरह की समस्या होती है। और उनका ये भी कहना है कि वो सभासद से भी शिकायत कर चुके हैं, चेयरमैन से भी शिकायत कर चुके हैं, 7 से 8 महीने बीत चुके, समस्या जस की तस है, उसके बाद भी उनकी आवाज़ दबी हुई क्यों? मैं आपको बता दूं कि उन्होंने सिर्फ सभासद और चेयरमैन को ही नहीं, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी शिकायत की थी जी। और मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत करने के बाद अधिकारी का फ़ोन आया शिकायतकर्ता के पास कि आपकी समस्या का समाधान कर दिया गया है, जबकि समस्या जस की तस है। अब आप समझिए कि किस तरीके, मतलब किस हद तक निरंकुश अधिकारी, मतलब बिल्कुल भयहीन है, उनको कोई भय नहीं है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, आपने जो है कि कागज़ पर समस्या का जो है निस्तारण कर दिया और शिकायतकर्ता को बोल दिया कि समस्या का समाधान हो गया। वही शिकायतकर्ता अगर उस मतलब समस्या का वीडियो बनाकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर दोबारा से अपलोड कर दे कि देखिए ये आपके अधिकारी हैं, इन्होंने ऐसा कहा है और ये समस्या जस की तस है, मतलब सोचिए किस हद तक मतलब इनके अंदर मतलब क्या बोले कि भय जरा भी है ही नहीं कि मुख्यमंत्री तक ये बात जा सकती है और मेरी नौकरी जा सकती है। वो किस हद तक मतलब इस समय निरंकुश है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कागज पर ही हर समस्या का समाधान किया जा रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं, कई बार जब लोकल जो नेता है, जो जिम्मेदार है, अगर उसको नहीं सुन रहा है तो जनप्रतिनिधियों को यहाँ पे आना चाहिए, वो लोग जो चुनाव में जाते हैं या वो लोग जो सामाजिक संस्था चलाते हैं, कम से कम उनको एकजुट होकर इस तरह की समस्या, क्योंकि मुगलसराय बहुत बड़ा नहीं है, अगर एकजुट होकर हम अगर इस तरह की समस्या को फाइट करें तो इसका समाधान हो सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, ये मेरे हिसाब से आपका बहुत अच्छा विचार है, ऐसा होना चाहिए। पर मुझे लगता है कि ऐसा लोग इसलिए नहीं करते हैं कि लोग अपना व्यक्तिगत संबंध किसी से नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो बट नेचुरल लेके आप किसी न किसी के खिलाफ बोलेंगे, तो वो कोई जनप्रतिनिधि होगा, कोई अधिकारी होगा, तो लोग अपना संबंध नहीं बिगाड़ना चाहते। तो फिर सामाजिक संस्थाओं के होना क्या, तो कुछ समस्याएं मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे नाली की समस्या हो गई, जाम की समस्या हो गई। मुगलसराय में एक भी पार्किंग नहीं है जहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सके, पार्क नहीं है, कोई ऑडिटोरियम नहीं है मतलब यहाँ पे संस्थाएं बहुत हैं, नेता बहुत हैं। ऑडिटोरियम तो एक बन गया सेंट्रल स्कूल में, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव है। हाँ। सबके लिए नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑडिटोरियम जहाँ पे सरकारी आसानी से सुलभ हो आम आदमी के लिए। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें, और सिर्फ इसलिए वो चीज़ें नहीं है क्योंकि एक सिविल सोसाइटी होने के नाते हम उस बात को उठाते ही नहीं। तो क्या आपको लगता है कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको कम से कम एक विजन अपना डेवलप करना चाहिए नगर को लेके, और उसके ऊपर कम से कम चर्चा करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन ऐसा क्यों नहीं करते हैं, इसके पीछे बताया मैंने ना आपको, कुछ लोग तो पहले संबंध नहीं बिगाड़ना चाहते हैं भाई जनप्रतिनिधियों से या अधिकारियों से। मैं तो जो अपनी बात ठंड के मौसम में, जो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जो ठंड के मौसम में लोग टोपी बांटते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि टोपी नहीं बांटो, टोपी पहना रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि उसको टोपी नहीं देंगे काम चल जाएगा। हाँ। लेकिन आप अगर एक सामाजिक पटल पे आ रहे हैं तो आपका काम है कि उस समस्या के ऊपर आप बात करें, संभव हो तो दूसरे से भी आप काम बिठाइए। आपका विजन क्या है? आजकल देखिए समाज सेवा भी होती है ना, चेहरा देख के, जाति देख के होती है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि अगर आप समाज सेवा कर रहे हैं तो दिल से करिए,
और मुझे ये भी नहीं अच्छा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार करूँ कि मैंने ये किया वह किया। वैसे मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ भी किसी के साथ शेयर भी नहीं करता कि मैंने ये किसी, जो मेरे पास आता है व्यक्ति, मैं अपनी श्रद्धा अनुसार उसकी मदद ज़रूर करना चाहता हूँ और करता हूँ। मैं खुश होता हूँ, मुझे तृप्ति मिलती है कि ईश्वर ने मुझे चुना है इस काम के लिए और मुझे इस लायक बनाया कि मैं देने वालों में हूँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मैं हमेशा देने वालों में बना रहूँ। बस भगवान मुझे मतलब इस लायक बनाया रखना। ज़रूरी नहीं है मुझे कहीं प्रचार प्रसार नहीं करना है, लेकिन संस्थाएं अगर जो करती हैं प्रचार प्रसार भी करती हैं, चलिए उनकी मजबूरी है, भाई वो नहीं दिखाएंगे तो उनको कहाँ से सहयोग मिलेगा। लेकिन जब आप सहयोग करते हैं तो आप किसी व्यक्ति का नाम या फिर मतलब इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति आपके पास पहुंचा है कोई समस्या लेकर, आप उसका हर संभव मदद अपनी मतलब श्रद्धा अनुसार करिए, वहाँ पे आप मतलब भेदभाव मत करिए। तो ये चीज़ें होती हैं, मुझे ये पसंद नहीं आती है कि लोग देखते हैं कि भाई किसके रेफरेंस पे आ रहा है जिसकी मदद करनी है हमें, किस जाति का है, किस धर्म का है। तो ये सब चीज़ें गलत हैं, ये सब चीज़ें करना सही नहीं है। लोग आजकल ये सब चीज़ें देख के करते हैं और अपना उसमें पहले निजी स्वार्थ साधते हैं कि इस बंदे की मदद करके हमको क्या राजनीतिक लाभ मिल सकता है या क्या लाभ मिल सकता है, उसके बाद वो लोग आपकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। ये सब चीज़ें सही नहीं है। अगर आप कम से कम एक काम जो आप समाज सेवा कर रहे हो, जो मतलब भगवान आपको चुना है, कम से कम वो तो कम से कम ईमानदारी से करो यार, उसमें कौन सी बेईमानी है। वहाँ भी अगर अपना निजी स्वार्थ साधोगे तो वो बेकार है फिर आपका क्या करने का। कभी आपके सामने कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जहाँ पे सही गलत में अंतर करना है, हमको फैसला लेना है, लेकिन गलत वाला थोड़ा इन्फ्लुएंशियल है या उसके साथ लोग ज़्यादा हैं और उसके पक्ष में लोगों ने फैसला दिया, कभी ऐसी कुछ घटना आपके सामने आई? कई बार ऐसा होता है, तो मैं ऐसी जगह पे चुपचाप साइलेंटली वहाँ से मूव कर जाता हूँ, क्योंकि क्या फ़ायदा किसी की, मतलब अब जब मुझे पता है कि लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड उस बंदे से, मेजॉरिटी उसके साथ है, तो मेरी बात तो वैसे भी नहीं सुनी जाएगी, तो क्या ज़रूरत है, चुपचाप वहाँ से साइलेंटली मूव कर जाओ। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग गलत को भी गलत नहीं कह पाते? तो बता तो रहा हूँ कि अब देखिए हर आदमी डिप्लोमेटिक है, आप किससे किससे दुश्मनी मोल लेंगे, छोटा सा शहर है, शहर किसी संबंध बिगाड़ के नहीं रह सकते ना। आपको शहर में रहना है, समाज में रहना है, तो ठीक है, चलो क्या फर्क पड़ता है। तो शहर तो इससे बिगड़ रहा है, क्या करेंगे? जिम्मेदारी उठाने वाला एक अकेला क्या करेगा? या तो जिम्मेदारी का बोध ज़्यादातर लोगों में हो, लोग आए सामने, पर वही होता है ना कि कुछ दिन बाद लोग अपना स्वार्थ साधने लगते हैं कि नहीं भाई मेरा ये काम पड़ेगा तो मेरा काम फंस जाएगा, अधिकारियों से, नेताओं से, भाई संबंध अपना बोलते रहे कि लोग आजकल बहुत स्वार्थी हैं। पहले वो अपना स्वार्थ देखते हैं कि मेरा कहाँ स्वार्थ, हम मतलब यहाँ पे इनसे हो सकता है हम कहाँ साध सकते हैं, कहाँ तक स्वार्थ अपना, कहीं ऐसा ना हो कि इस समाज सेवा के चक्कर में या किसी का भला करने चक्कर में मेरा नुकसान हो जाए। जैसे अगर आप मुगल सराय के संरचना को देखेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो आपने इतिहास पढ़ा होगा, जो मोहनजोदाड़ो की खुदाई होती थी सिंधु घाटी की सभ्यता, तो वहाँ भी नालियाँ और सड़कें ऑर्गेनाइज होती थी। एक केरल का व्यक्ति यहाँ पे आया, तो रास्ते में किसी से फ्लैट के बारे में पूछ रहा था, तो अब वो जो बात करने की कोशिश कर रहा था कोई समझ नहीं पा रहा था, तो मुझे लगा कि शायद इंग्लिश में बात करेंगे तो शायद उसकी समस्या मैं सॉल्व कर दूँ। तो बोला कि आप मुझे 2-4 फ्लैट बता दीजिए जहाँ मैं जाके पता कर सकूँ। अब मुझे बाइक पर बिठाया, उसकी हेल्प करने के लिए मैं जैसे ही घूमना शुरू किया तो बड़ा आश्चर्य में हो गया, बोला ये कैसी जगह है, यहाँ तो कोई रास्ता कहीं घूम रहा है। मतलब नालियों की स्थिति भी वैसी है, सड़कों की स्थिति भी वैसी है, नहीं हम जो 4000-5000 साल पहले सभ्यता थी, हम उससे भी ज़्यादा खराब स्थिति में है। और अगर नेताओं की आप तुलना करेंगे तो ऐसे ऐसे नेता हैं जो सुभाष चंद्र बोस को भी पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि बोलते समय उनकी यहाँ की नस दिखती है और आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो इसमें सुधार कब होगा, किस तरह से मैं सुधार कर सकता हूं? सुधार मुझे तो नहीं लगता कि मैं सुधार देख पाऊंगा इस जन्म में। कारण है कि देखिए अब राजनीति जो है पूरी तरीके से व्यवसायीकरण हो चुका है। आपको भी दिखता है कि छोटे छोटे चुनावों में लाखों करोड़ों खर्च होते हैं, तो सीधी सी बात है जो आदमी इतने पैसे खर्च करेगा तो वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो इन्वेस्ट करने के बाद तो पहले रिटर्न खोजेगा ना वो। पहले लोग जनसेवा के लिए आते थे राजनीति में, अब तो जनसेवा नहीं, अब स्वसेवा रह गई है। तो सीधी सी बात है कि अब जन कल्याण तो भूल जाइए आप, अब उसी में कोई आप अंधों में कोई काना राजा, जैसे मैंने बोला, कोई आ जाए, कम बेईमान कोई आ जाए जो मतलब कुछ भला कर दे। मतलब हमको ईमानदार नहीं, कम बेईमान चुनना है। ईमानदार मिलेगा ही नहीं, हर आदमी की नीयत ढोलती है एक लेवल पे जाके। जब हम अपने स्कूल के दिनों में होते थे तब
ग्लोबल वार्मिंग की बात होती थी कि टेम्परेचर ऐसा बढ़ जाएगा, वैसा बढ़ जाएगा, पेड़ कट रहे हैं, लेकिन आज हम एक्चुअल में उस समय में जी रहे हैं जहाँ पर टेम्परेचर 48 या 50 तक को भी टच कर रहा है। क्या कारण है और कैसे? मुझे बहुत अफसोस होता है कि आज टेम्परेचर 50 डिग्री भी पहुंच चुका है, पर फिर भी हम चेत नहीं रहे हैं। और अगर चेत भी रहे हैं तो हम सिर्फ दिखावे का काम करते हैं। हम एक पेड़ लगा देंगे, फ़ोटो खिंचा देंगे, 10 पेड़ लगा देंगे, फ़ोटो खिंचा देंगे। गवर्नमेंट का भी बस यही है कि वो पेड़ नर्सरी बांट देते हैं कि हाँ भैया 1000 ले जाओ, 2000 ले जाओ, कोई इनिशिएटिव आ गया, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आ गया, कुछ आ गया, वो बांट दिए, लगा दिए। उसके बाद उसकी मतलब रख रखाव और देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। मेरा कहना है कि जब आप पेड़ लगाते हो एक ही लगाओ, मत लगाओ 10, एक ही लगाओ, उसका रख रखाव करो, उसको बड़ा करो, तब तो फिर आपका पेड़ लगाना सार्थक है। आप 10 लगा के छोड़ दो, 10 मुरझा के, फिर क्या फ़ायदा बताइए। बिल्कुल। इसलिए मैंने 4 पेड़ लगाए अपने घर के सामने, 2-2 करके 2 बार लगाए। और मैंने पूरी जिम्मेदारी से सुबह टहलने जाता हूँ ना, मैं टहल के आता हूँ, पानी देता हूँ। रात को मैं आता हूँ अपने घर, गार्ड को बोलता हूँ पानी दिया कि नहीं दिया। गार्ड को जिम्मेदारी दे के रखी है, अगर मैं किसी दिन भूल जाऊँ तो गार्ड देगा, सुबह मैं किसी दिन भूल जाऊँ तो स्टाफ देगा। मतलब अगर मैं नहीं हूँ शहर में तो उसको बाकायदा उसमें ट्री गार्ड लगाया। ट्री गार्ड लगा के आज 2 पेड़ तो काफ़ी बड़े हो गए, 2 जो मैंने 2 साल पहले लगाए तो वो भी अब बड़े हो चुके हैं। मुझे बहुत मतलब इसमें मुझे बहुत घबराहट हो रही है कि वो ये रोज सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, मेरे 2 पेड़ चले जाएंगे। मतलब वो जो मेरी 10 साल पहले जो मैंने पेड़ लगाया था, 8 साल पहले, वो वृक्ष हो चुका है बड़ा होके। जब वो कटेगा तो मुझे बहुत, सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत अफसोस लग रहा है कि मेरा 2 पेड़ कट जाएगा, मेरी वर्षों की मेहनत बेकार हो जाएगी। अच्छा, अभी मैं एक दिन पेपर पढ़ रहा था तो उसमें ये आंकड़ा लिखा हुआ था कि हर साल लगभग 1.5 डिग्री मतलब 1.5 डिग्री सेल्सियस की एवरेज से जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है हर साल। तो इस तरह से तो 10 साल में ही 15 डिग्री बढ़ जाएगा, और अगर अभी हम 48 पे हैं तो वो 60 को क्रॉस कर जाएगा, और 60 पे ह्यूमन का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। 55 के बाद ही, हाँ, 55 पे पहुंच जाएगा टेम्परेचर, तो ह्यूमन सर्वाइवल जो है मतलब बहुत डेथ केसेस बढ़ जाएंगे। मतलब 55 पे ह्यूमन सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो फिर इसका समाधान क्या है? किस तरह से समस्या को समाधान? पूरी तरह से सरकार पर डिपेंड करना नहीं, लग रहा है ये हर काम सरकार का नहीं है भाई। हम इस देश में रह रहे हैं, हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। मैंने कहा ना कि दिखावे के लिए कोई काम मत करिए, दिल से करिए। कोई काम करना है तो पेड़ लगाना है, दिल से लगाइए और पूरी ईमानदारी और शिद्दत से उसको मतलब उसका संरक्षण करिए, उसको बड़ा करिए। मतलब आपने लगा दिया पेड़ तो जिम्मेदारी खत्म नहीं, जिम्मेदारी बढ़ गई आपकी पेड़ लगाने के बाद जी। और लगाया है तो पूरी जिम्मेदारी से उसका रखरखाव करिए, तब तो फिर पेड़ लगाइए। और मजबूरी है, आज नहीं कल आपको लगाना ही लगाना, नहीं लगाएंगे तो फिर आप अपनी पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं कर, आपकी पीढ़ियाँ फिर यही खत्म हो जाएगी सृष्टि, और क्या। इस वीडियो में हैं तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और आपके सामने एक क्वेश्चन मैं छोड़े जा रहा हूँ कि निश्चित ही ग्लोबल वार्मिंग आज हमारे लिए एक समस्या है, और अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस की एवरेज से अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि फिर ह्यूमन सर्वाइवल को कितना बड़ा थ्रेट है। और क्वेश्चन ये है कि इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि जो भी हमने चर्चा की, चर्चा आपको पसंद आई, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। नमस्कार।